हेलो एवरीवन। आईएएस प्रेप में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपने लेखपाल बैच का डेली प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि गुप्त काल के दौरान प्रशासनिक शब्दावली में उद्रंग शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन व्यापारियों पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क, स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व, अस्थायी कृषकों से वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला अनिवार्य उपहार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। उद्रंग उद्रंग शब्द किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व। ठीक है, और ये कब किस काल का था? गुप्त काल का। गुप्त काल में उद्रंग जो है ये स्थायी किराएदारों या कृषकों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व था। और ऊपरी कर ये कैसा था? ये अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उद्रंग लगाया जाता था स्थायी कृषकों पर और ऊपरी कर लगाया जाता था अस्थायी कृषकों पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में रई का क्या अर्थ है? भू राजस्व संग्रह करने वाला एक विशेष अधिकारी, भूमि की माप के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई, विभिन्न फसलों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित औसत उत्पादन और मांग की दर की तालिका, सैनिकों को दी जाने वाली नगद वेतन प्रणाली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो रई का अर्थ है विभिन्न फसलों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित औसत उत्पादन और मांग की दर की तालिका। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने फसलों के लिए एक सूची तैयार की थी, जिसको क्या कहते थे? रई कहते थे। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए राज्य के हिस्से का विवरण होता था, जो कि किस पर आधारित होता था? औसत उपज पर आधारित होता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसके दौरान सतारा में स्थापित की गई प्रति सरकार यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट के संदर्भ में इसके सशक्त विंग तूफान सेना के संगठक कौन थे? नाना पाटिल, चित्तू पांडे, जीडी बापू, मातंगिनी हजारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तूफान सेना के संगठक कौन थे? जीडी बापू। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सतारा में पैरेलल गवर्नमेंट के नेता नेता कौन बने थे? नाना पाटिल थे। ठीक है, लेकिन इसकी जो शाखा थी जिसका नाम क्या था? तूफान सेना, इसके प्रमुख कौन थे? जीडी बापू। ठीक है, अब ये देखिए कि सिर्फ सतारा में ही समांतर सरकार नहीं बनाई गई थी, कुछ और जगह भी थी जहां पे समानांतर सरकार का गठन हुआ था। वो कौन कौन सी थी? जैसे कि बलिया, उत्तर प्रदेश में भी समानांतर सरकार बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। तामलुक जो कि बंगाल में है, वहां के समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सतीश चंद्र सामंत ने। सतारा जो अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली थी और सबसे प्रभावी समानांतर सरकार थी, जिसको क्या कहते थे? प्रति सरकार कहते थे। इसका नेतृत्व किया था नाना पाटिल और वाई बी चौहान ने। ठीक है, और जो तालचेर उड़ीसा में समानांतर सरकार थी, उसका नेतृत्व किया था लक्ष्मण नायक ने। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान किस पाल शासक ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को वहां का शासक नियुक्त किया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल प्रथम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को वहां का शासक किसने नियुक्त किया? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो कन्नौज था वो गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही रणनीतिक स्थल था, जो कि बहुत ही समृद्ध था। ठीक है, तो वहां पे नियंत्रण के लिए हमेशा ही संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि जो वहां पे नियंत्रण कर लेता उसका जो है नियंत्रण पूरे उत्तर भारत पे स्थापित हो जाता। इसलिए यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए संघर्ष होते रहते थे। ठीक है, और ये जो जगह है कन्नौज, ये हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूर्व राजधानी भी थी, इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें शामिल कौन कौन सी शक्तियां थी? तो इसमें पाल शामिल था, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। पाल का एरिया था बंगाल और बिहार क्षेत्र से, गुर्जर प्रतिहार पश्चिम भारत से, और राजपूत दक्षिणी क्षेत्र के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नहीं इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी केन के उद्गम स्थल और यमुना नदी के साथ उसके संगम बिंदु का सही युग्म कौन सा है? इसका उत्तर है कैमूर की पहाड़ियां और बांदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी केन के उद्गम स्थल, केन का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है कैमूर की पहाड़ी कटनी से, और यमुना नदी के साथ उसके संगम बिंदु, यानी कि ये यमुना से जाके मिलती है चिल्ला नामक स्थान पे। ठीक है, ये इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये देखिए, केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कैमूर की पहाड़ी से होता है, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम में। ठीक है, अनाईमुडी, दोदा बेटा, मुल्यानगिरी, कलसुबाई, इसको क्रम में लगाइए आप लोग। इसका सही क्रम यही होगा, अनाईमुदी, दोदा बेटा, मुल्यानगिरी, कलसुबाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी ऊंचाई कितनी है। अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर, फिर दोदा बेटा की 2637 मीटर, और ये जो अनाईमुदी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दोदा बेटा 2637 मीटर, फिर मुल्यानगिरी 1930 मीटर जो कि कर्नाटक में है, और फिर कलसुबाई 1646 मीटर जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ मैप में भी देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है अनाईमुडी, ठीक है, 2695 मीटर, दोदा बेटा, ठीक है, मुल्यानगिरी 1930 महाराष्ट्र, और ये कलसुबाई। अब यहाँ पे तो ऊंचाई के हिसाब से पूछ लिया गया, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुछ पहाड़ियां दे देगा और बोलेगा इसको उत्तर से दक्षिण लगाइए या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाइए। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछता है, तो ये भी लोकेशन या ये कैसे अवस्थित है ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। विश्व भूगोल के संदर्भ में ग्रेट आर्टेशियन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है, जो अपने आर्टेशियन वेल यानी कि उत्श्रुत कूपों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये होते क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा आर्टेशियन बेसिन है जहां पे भूमिगत जल दबाव के कारण स्वतः सतह पे आने लगते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला जो एरिया है ये है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा आर्टेशियन बेसिन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा वर्गीकरण के अनुसार पेल्डफर मृदा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसके बारे में सही है, यह उन आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है जहां एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, पेल्डफर शब्द किससे किससे बना है? पेड जिसका अर्थ होता है सॉइल, ठीक, और इसमें एल्यूमिनियम और आयरन भी होता है। यह मिट्टी उन नम्र और आर्द्र क्षेत्रों में बनती है जहां भारी वर्षा के कारण जो सिलिका है उसका निष्क्षालन हो जाता है, और एल्यूमिनियम और लोहा शेष रह जाता है। ठीक है, निष्क्षालन का मतलब होता है नीचे चले जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 333। देखिए, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार है। वैसे ही अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को ही 104वें संविधान संशोधन के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि अब आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसको समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, जिसे प्रधान को छोड़कर, कितनी निश्चित की गई है? 9, 11, 13, 15 या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग।
1000 से ज्यादा लेकिन 2000 से कम, इसमें कितने होंगे? 11 सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 1000 की जनसंख्या तक कितने सदस्य रहेंगे? 9। 1001 से 2000 तक की जनसंख्या में कितने सदस्य रहेंगे? 11। 2001 से 3000 तक में 13 सदस्य, और 3000 से अगर अधिक जनसंख्या है तो कितने सदस्य होंगे? 15। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 जे के माध्यम से किस विशेष क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने और रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन विदर्भ और मराठवाड़ा, नागालैंड, मिजोरम का आदिवासी क्षेत्र, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र। देखिए 98वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2012 में हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपता है। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 371 के तहत कुछ और भी स्थल हैं जिनके लिए जो वहां के राज्यपाल हैं उनको विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वो हम देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन कौन सा राज्य शामिल है। जैसे कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का है, 371 ए में नागालैंड का है, 371 बी में असम का है, 371 सी में मणिपुर का है, 371 डी में आंध्र प्रदेश, और 371 ई ये भी आंध्र प्रदेश है। लेकिन 371 ई जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों होगा इसमें। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं, इसमें भी और इसमें भी, ये याद रखिएगा आप। 371 डी और 371 ई ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। अंतर ये है कि 371 ई जो है ये इन दोनों राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान करता है। 371 एफ में सिक्किम से रिलेटेड है, 371 जी में मिजोरम से, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश से, 371 आई में गोवा से, और 371 जे में कर्नाटक से। ठीक है, आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी क्योंकि किसी भी अनुच्छेद से आपसे पूछ सकता है कि यहाँ से कौन सा राज्य संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण इसे अन्य वित्तीय समितियों से अलग करता है? ठीक है, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। संसद के कार्यों को आसान करने के लिए कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं जो कि स्थायी और अस्थायी प्रकार की होती हैं। ठीक है, उन्हीं में एक प्रकार है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा कि इसके सदस्यों का चयन केवल लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। ठीक, देखिए प्राक्कलन समिति सब संसद की सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, लेकिन सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। बाकी जो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समितियां होती हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। अब हम आगे साइंस के क्वेश्चन पे। मानव शरीर में एड्रेलिन हार्मोन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एड्रेलिन हार्मोन ये क्या करता है? ये यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने को उत्तेजित करता है। ठीक, इसको हम और क्या कहते हैं? एड्रेलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसको, जो कि आपातकालीन स्थितियों में स्रावित होता है या लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है ताकि शरीर को तत्काल ऊर्जा मिल सके। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच के निर्माण में गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए किस धात्विक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गहरा नीला रंग किससे मिलता है? किस धात्विक ऑक्साइड से? यह है कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और किससे कौन सा रंग मिलता है। कोबाल्ट से गहरा नीला मिलता है, क्रोमियम या फेरस से हरा रंग मिलता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड से लाल रंग मिलता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉशिंग सोडा इसका प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट? कमेंट करके आप आंसर बताइए। वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है?
ये देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। आपसे ये भी पूछ सकता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो इसको ऐसे याद करिएगा, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, है ना, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। इसका प्रश्न और इसका सूत्र क्या है, Na2CO3। ठीक, ये क्या होता है, एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका प्रयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, वचन बैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसमें से त्रुटिपूर्ण है कपाट या कपाट और कपड़ा। ठीक, क्योंकि कपाट तो स्वयं ही तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, किवाड़। और कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, करपट। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, बाकी सब ठीक है। कोल्हू के बैल का अर्थ क्या होता है। आपके एग्जाम में हिंदी के सिलेबस में मुहावरे भी हैं, तो मुहावरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह किसी काम में लगे रहना या बहुत मेहनत करना। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, संतापी, विरक्त, गृहस्थ, वैरागी या इनमें से कोई नहीं। सन्यासी शब्द का विलोम होगा गृहस्थ। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नगर, चतुर, देवनागरी, ढोल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नागर का पर्यायवाची क्या है, चतुर। अब समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, कंधा या हिस्सा, दसन या दर्शन, दमन या दामन, भौरा या सखी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अली और अली शब्द का अर्थ होता है भौरा और सखी, जिसमें इस अली का अर्थ है भौरा और इस अली शब्द का अर्थ है सखी। इनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा हम और देख लेते हैं, जैसे अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा, लेकिन अंश का अर्थ होता है हिस्सा। दमन का होता है दबाना, दामन का होता है साड़ी का किनारा, दसन का होता है दांत और दर्शन का होता है देखना। अब हम आते हैं अपने इकोलॉजी के क्वेश्चन में। आपके एग्जाम में इकोलॉजी का वेटेज 10 मार्क्स का है ना। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोलॉजी से। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक आवर्धन, जिसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इसकी प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य होती है। बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य होती है, प्रदूषक का जल में अत्यधिक घुलनशील होना, प्रदूषक का वसा में घुलनशील और बायोडिग्रेडेबल होना, प्रदूषक का केवल उत्पादक स्तर पर संचित होना, प्रदूषक का उच्च वाष्पशील होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो बायोमैग्निफिकेशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है प्रदूषक का वसा में घुलनशील और गैर बायोडिग्रेडेबल होना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रदूषक होते हैं वो वसा में जाके मिल जाते हैं ताकि वो शरीर में लंबे समय तक संचित रह सके, है ना, और वो अपघटित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊतकों में जमा हो जाते हैं। ठीक, और फिर उपभोक्ता में इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, कृषि उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, विद्युत वस्तु के लिए, जेवर के लिए या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हॉलमार्क का प्रयोग होता है जेवर के लिए, जैसा कि टीवी में एड वगैरह भी बहुत दिखाते हैं कि हॉलमार्क युक्त जेवर ही आप लें, है ना। देखिए, हॉलमार्क लोगों का उपयोग जेवर के लिए किया जाता है। ये एक आधिकारिक चिन्ह होता है जो कि धातुओं से बनी वस्तुओं पर अंकित होता है। ठीक, और ये उनको प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि प्लैटिनम, चांदी, सोना आदि। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पढ़िए ऑप्शन आप लोग एक बार जल्दी से। क्योटो एक स्थान का नाम है, एक शहर है। ये शहर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में बताइए। क्योटो शहर जापान में है। ठीक है, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के
स्वच्छ विकास तंत्र का अर्थ है या एनेक्स 1 देशों और गैर एनेक्स 1 देशों में उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। ठीक है, स्वच्छ विकास तंत्र का मतलब इसमें यही है कि विकसित देश विकासशील देशों को ऐसी तकनीकी प्रदान करेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जा सके। ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। ये देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बना कब था? 1997 में बना था। ठीक है, और लागू हुआ था 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल की ही एक लचीली प्रक्रिया है जो कि विकसित देश, जिनको एनेक्स 1 देश कहते हैं, को विकासशील देश यानी कि नॉन एनेक्स 1 जिनको कहते हैं, इसमें उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं को लागू करने और बदलने में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यही है कि वो उनको ऐसी तकनीकी प्रदान करेगा जिससे कि उनके ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी की जा सके। बस आप ये याद रखिएगा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल किसका इनिशिएटिव है, कहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, और ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसके तहत आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह अधिनियम मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए बनाया गया था? यह बनाया गया था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 को लागू करने के लिए। ठीक है, अब ये होता क्या है कि भारत सरकार ने 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पारित किया था। इसको क्या कहते हैं? इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, तो ये भारत सरकार, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 को। पारिस्थितिकी तंत्र में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के संबंध को कौन सा समीकरण सही ढंग से दर्शाता है? तो NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेशन, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह कुल सौर ऊर्जा है जिसे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो ऊर्जा होती है जो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च करने के बाद उत्पादकों के पास बचती है, यानी कि NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेशन। अब आगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नवंबर 2025 में आयोजित होने वाली 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी के लिए निर्धारित शहर बेलम किस देश में स्थित है, जिसे अमेज़न के वर्षा वनों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है? कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बेलम कहाँ पे है? ब्राजील में है, ये याद रखिएगा। COP30 यहाँ होगा। ये देखिए, इसका आयोजन नवंबर 2025 में होगा ब्राजील के बेलम में। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और अमेज़न वर्षा वनों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है फिलीपींस। ठीक है, बाकी सारे देशों के आगे उसकी राजधानी भी लिखी है, राजधानी भी आपको लर्न करनी है, आपके एग्जाम में ये पूछेगा। जैसे कि श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे, थाईलैंड की बैंकॉक, मालदीव की माले, फिलीपींस की मनीला। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण रोकने वाला पहला देश बन गया है। सॉरी, इसका आंसर फिलीपींस नहीं होगा, इसका आंसर मनीला होगा, मालदीव होगा। इसका आंसर मालदीव होगा, इसका आंसर मालदीव होगा। ठीक है, दुनिया का पहला देश जिसने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण रोका है वो है मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले। 13 अक्टूबर 2025 को ओसाका, जापान में संपन्न होने वाले विश्व एक्सपो 2025 का आधिकारिक विषय क्या निर्धारित किया गया है? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ये देखिए, विश्व एक्सपो 2025 का आयोजन ओसाका, जापान में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक किया गया था। इसका आधिकारिक विषय था डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन के लिए
भविष्य के समाज का डिजाइन तैयार करना। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू में भाग लेने वाले पलाऊ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, फ्रैंक बैनिमारामारा, सुरेंगल वेब जूनियर, जस्टिन ट्रूडो। पलाऊ के राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है? सुरेंगल वेब जूनियर। ठीक है, और इन्होंने ये इंटरव्यू कहाँ दिया था? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इन्होंने पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू कौन से सागर में दिया था? तो ये प्रशांत महासागर में दिया था। और इनका इंटरव्यू होस्ट किसने किया था? ये होस्ट किया था ओलंपियन ये इंटरव्यू होस्ट किया था ओलंपियन तैराक मेरले लिवांड ने। ठीक है, ओलंपियन तैराक, ये भी आप याद रखिएगा कि इसको होस्ट किसने किया था? ओलंपियन तैराक मेरले लिवांड ने। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? प्रशांत महासागर में हुआ था। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति का हुआ था? पलाऊ देश के राष्ट्रपति का हुआ था। नाम क्या था इनका? सुरेंगल वेब जूनियर। और इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? लाइफाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। लाइफाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी कि जिसमें डेटा का संचरण लाइट के माध्यम से किया जाता है। लाइफाई मतलब लाइट फिडेलिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अक्टूबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रॉयका के रूप में कार्य करने वाले 3 देशों का सही समूह कौन सा होगा? G20 ट्रॉयका का सही समूह क्या है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्रॉयका का मतलब होता है कि 3, और 3 में कौन से, यानी कि प्रेजेंट में कौन है, प्रीवियस ईयर कौन था, और आगे आने वाले ईयर में कौन होगा, है ना। तो जैसे प्रीवियस ईयर में इसका प्रेसिडेंट कौन था? ब्राजील था। वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा? दक्षिण अफ्रीका का। और आगामी कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक, तो इसी को कहते हैं ट्रॉयका, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हो गए। अब आगे के टॉपिक्स खुशबू मैम लेंगे, जिसमें वो आपको कंप्यूटर, DI और यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगी। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि क्लासेस कैसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पंतनगर में किस वर्ष की गई थी? आपको ईयर बताना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जैसे इसमें पंतनगर दे दिया है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कहाँ पर की गई, तो पंतनगर भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पंतनगर से भी बनता है। और उसके बाद ये करी गई थी 1960 में। देखिए 1960 में, और इसमें ये चीज बतानी थी कि जो पंतनगर है अब वो उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, पर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और 2000 में 2 और स्टेट बने थे, तो उनके भी नाम आप याद रखिएगा। एक शॉर्टकट है CUJ, जिसमें आप देख सकते हैं ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है उत्तराखंड, ये है झारखंड। ये 2000 में तीनों स्टेट अलग होकर बने थे, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। तो पंतनगर अब कहाँ पड़ता है? पंतनगर पड़ता है उत्तराखंड में, जो कि 1960 में उत्तर प्रदेश का पार्ट था, इसलिए उत्तर प्रदेश का। और ये भारत की पहली गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भारत का भी पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1960 को किया गया था। ठीक है, और किया कितने साथ? जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उस समय कृषि को बढ़ावा देना था। ये हमने पढ़ा 1960 से लेकर 1970 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, तो उस वक्त कृषि के लिए प्रौद्योगिकी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी चीजें करनी थी, तो उसी तर्ज पे हमने एक विश्वविद्यालय बनाया जो कि कृषि के लिए था और उसमें डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जुन बांध नहर से उत्तर भारत का कौन सा जिला है
जो लाभान्वित होता है। ये आपको बताना है कि अर्जुन बांध जो बनाया गया है उससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो उसका आंसर है हमीरपुर। अब देखिए, अर्जुन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है और ये बांध लगभग 42 किलोमीटर लंबा है और इससे जो हमीरपुर है वहाँ उस जिले की सिंचाई सुविधा के लिए बहुत कारगर है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अर्जुन बांध कहाँ है, हमीरपुर जिले में है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ये क्वेश्चन कुछ मिस हो गया है, पर बुंदेलखंड का एक डांस पूछ रहा है जो कृषकों द्वारा फसल कटाई पर किया जाता था। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का, जो कि कृषक द्वारा फसल की कटाई पर किया जाता था। तो उस नृत्य का नाम आपको बताना है, तो वो है सौरा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जिसमें ये पूछना चाह रहा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक नृत्य होता है जो बहुत फेमस है और वो कृषकों द्वारा कब किया जाता है, फसल कटाई के समय किया जाता है। तो उस नृत्य को कहते हैं सौरा नृत्य। अब देखिए सौरा नृत्य, ये आप इमेज देख रहे हैं, इसमें कुछ महिलाएं जो डांस कर रही हैं, इसमें ये गोल आकृति में खड़े हो जाते हैं और एक साथ हाथ में कुछ पुरुष भी रहते हैं जो डंडा लिए रहते हैं और महिलाएं इस तरह से अपने वस्त्र को उठाकर डांस करती हैं। तो वो है सौरा। ये हम हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में लोकप्रिय है। किसान द्वारा फसल कटाई पर खुशी प्रकट की जाती है कि फसल कट गई है तो अब किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, इस उत्सव को मनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है। ठीक, इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो उसका आंसर था लखीमपुर खीरी। और यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटा। तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, दोनों ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है हापुड़। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या कहते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो पहले जब देश आजाद हुआ तब नहीं लागू की गई थी, उसके बाद की गई। तो उसमें उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई, 2 अक्टूबर 1959 में, 1968 में, 68 नहीं सॉरी 59 1959 59 में, 1959, इसको 59 बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि भारत का वो पहला कौन सा स्टेट है जिसमें पहली पंचायत बनाई गई थी। तो वो राजस्थान का एक जिला था नागौर, वहां पर पहली पंचायत बनाई गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं, इसका आंसर पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया इकोनॉमी का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुद्रा आपूर्ति के माप के संदर्भ में, मुद्रा आपूर्ति की माप के संबंध में M3 व्यापक मुद्रा की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। अब मुद्रा का मापन करते हैं एक मेथड से या एक पैरामीटर बना रखा है, तो उस पैरामीटर में ऐसा इनमें से कौन सा है जो M3 में शामिल नहीं है। तो इसमें जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें जो मापन पैरामीटर होते हैं वो M0, M1, M2, M3 और M4 होते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि M3 में इनमें से कौन सा है जो M3 में नहीं होता है। तो उसका आंसर है डी, डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा। जो डाकघर में सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो M3 में नहीं होते हैं, वो M3 में नहीं होते हैं, वो M4 में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो M0 है ये नगद राशि होती है जो जनता के पास होती है। M1 में देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो M1 में जो नगद राशि है वो तो है ही, और मांग जमा ये होते हैं। फिर M2, M3 यहाँ पे आप देखिए पूरा। M2 में क्या है, M1 तो पूरा है ही जिसमें हमने बोला कि M0 और जनता के पास जो है, इसके बाद डिमांड डिपॉजिट जिसको हम DD भी बोलते हैं, ये होता है। तो जब आप M0 में डिमांड डिपॉजिट मिला देंगे तो वो M1 बन जाएगा। ठीक है, अब M1 में हम क्या मिलाएंगे तो M2 बनेगा। M1 की ये वैल्यू तो दोनों लेनी ही है और M2 में
पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो हो जाएंगे। जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट हैं, अगर हम उसको M1 में जोड़ते हैं तो वो M2 कहलाता है। फिर M3 में देखिए क्या होता है, उसमें M1 तो ये पूरा होगा ही, उसके साथ में टाइम डिपॉजिट जैसे FD और RD। आपने बैंक में सुना भी होगा और बहुत से लोगों की फैमिली में FD और RD खुला भी होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, जो टाइम पर पूरा होता है। एक अमाउंट होता है जो आप जमा करते हैं और जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता है उसके बाद ही वो मिलता है, इसीलिए हम उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे जो M3 है, इसमें डाकघर बचत संगठनों के पास जो कुल जमा है ये नहीं होता है, ये होता है किसके पास, M4 के पास। जब M3 में हम डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा ऐड कर देते हैं तो वो M4 बन जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू विकास दर की अवधारणा, ये एक टर्म था जिसको बोला गया था, प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था, यही आपका क्वेश्चन है कि ये जो हिंदू विकास दर टर्म है, यह इसकी अवधारणा है, ये किस अर्थशास्त्री ने दी थी भारत में, जो कि 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की निम्न आर्थिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो इनमें से ये चारों नाम लिखे हुए हैं, इन चारों में से वो अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने हिंदू विकास दर की अवधारणा दी थी, तो वो है प्रोफेसर राजकृष्ण। और ये कब बोले थे, इन्होंने ये बोला था जब फिक्की की वार्षिक सत्र था, वहां पर इन्होंने बोला था। ये बात है 1978 की। उसमें क्योंकि 1950 से लेकर 1980 के दशक में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत धीरे ग्रोथ कर रही थी, तो इसी धीमी ग्रोथ को व्यंग करते हुए जो प्रोफेसर राजकृष्ण हैं, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो विकास दर है वो हिंदू विकास दर है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रामीण, यहाँ पर भी कुछ डेटा मिसिंग है, प्रिंटिंग एरर हो गई है। इसमें ये पूछ रहा है कि एक विशेष विरासत अभियान था जो उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया था, जिसे हम स्पेशल विरासत कैंपेन कहते हैं। इसकी शुरुआत किस तिथि में की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष विरासत अभियान चलाया गया था, स्पेशल विरासत कैंपेन। और ये पूछा जा रहा है ये कैंपेन कब शुरू किया गया था, 15 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020, 15 दिसंबर 2020 कि 26 जनवरी 2021? तो इसका आंसर है 15 दिसंबर 2020। ठीक है, 15 दिसंबर 2020 को कृषकों के लिए कृषक क्षेत्रों में उत्तराधिकार के मामलों को खितौनी में दर्ज करने के लिए ये अभियान क्यों चलाया गया? क्योंकि गांव में ऐसी बहुत सारी जमीन होती है जिनका नाम नहीं पता होता है या आपस में विवाद होता है, लोग बहुत सालों से वहां नहीं रह रहे हैं तो उन जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उसका क्या कहते हैं वेरिफिकेशन हो जाए डॉक्यूमेंट, और खतौनी के वजह से जो विवाद होते हैं उन सब चीजों को ठीक करने के लिए कैंपेन चलाया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भूमि मापन। ये एक और क्वेश्चन है जो भूमि मापन का है, क्योंकि आपके में ग्राम विकास एक सब्जेक्ट है और उसमें ये टॉपिक होता है भूमि मापन का। तो इसमें एक शाहजहानी जरीब, ये हमने पढ़ा था कि ये 165 फीट होता है, 165 फुट। ठीक, तो इसमें अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या बनाया है, जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। इस जरीब के एक मानक जो गट्ठा बोलते हैं, उसका एक मानक जो गट्ठा है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जो 20 गट्ठे होते हैं वो बनाते हैं एक शाहजहानी जरीब, मतलब 165 फीट, 165 फीट। ठीक, तो आप इसको 65 फुट, तो एक गट्ठा कितना होगा? इसको 165 को 20 से भाग कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 8.25 फुट। इसको आप मोटा मोटा बोल सकते हैं 8 फुट 3 इंच। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको आप देख भी सकते हैं कि 165 फीट होती है जिसको हम 55 गज कहते हैं, और जो 50 गट्ठे के बराबर 20 गट्ठे के बराबर होती है। तो जब 165 फीट बराबर 20 गट्ठा, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक गट्ठा बराबर कितना हो जाएगा? 165, उसको 20 से भाग कर दीजिए। तो जब आप भाग करेंगे
तो वैल्यू आ जाएगी 3 फुट 8 फुट 3 इंच। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बीमा योजना है जो कि किसानों के लिए बनाई गई है। और ये कब लाई गई थी ये आपको बताना है, 15 में, 19 में, 22 में, या फिर यहाँ पे 20 होना चाहिए। ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसका आंसर होगा 2019 में। ठीक, ये देखिए 2019 में लाई गई थी ये। और इसमें दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, ये किसके लिए है? ये उत्तर प्रदेश के किसान के लिए ही है। जो भी किसान है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करना चाहिए, उसी को ये इस बीमा योजना का फायदा मिलेगा। तो वो है, दुर्घटना में मृत्यु अगर हो गई तो 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और 60% से अधिक दिव्यांगता हो गई तो 2 लाख का सहायता की जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम अपने कंप्यूटर के पोर्शन पे। कंप्यूटर जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। 100 नंबर का आपका लेखपाल का पेपर है, उसमें 15 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं। इसलिए आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़िए, और हम रोज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए आपको कंप्यूटर की कराते हैं। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती। अब जैसे जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो किस पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 दिए हैं, इसमें तो लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको छोड़ दे। बाकी इन चारों में ऐसा कोई ऑप्शन है जिस पे वो डिपेंड ना करती हो, इनमें से बताना है कि किस पे निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क की गति पर। अब देखिए, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता, भंडारण मतलब कि उसको सेव करना है, सेव करने के लिए स्पेस चाहिए। तो अगर आप देखें तो डिस्क सतह में डिस्क पैक पर, अब जैसे डिस्क की सतह ज्यादा हो तो जितनी ज्यादा सतह होगी, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी, उतना ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा, तो इस पे तो निर्भर करेगी ही। फिर सतह के प्रति इंच ट्रैक पे, अब जो हमने सतह बनाई है, लेयर बनाई है, उसमें ट्रैक्स होंगे, तो एक एक ट्रैक अगर जितना चौड़ा होगा या जितना स्पेस लेगा ट्रैक, उतना ही ज्यादा डेटा सेव होगा, तो इस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक, फिर उसके बाद ट्रैक के प्रति इंच बिट्स पे, और प्रति इंच बिट्स पे इसमें भी स्पेस जितनी ज्यादा, जितना ट्रैक फैलेगा उतने स्पेस बढ़ती जाएगी, तो इस पे भी निर्भर करेगी। सिर्फ गति पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि ये स्पीड बढ़ा देगा पर ये स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इसका आंसर डी है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये 3 नहीं है, क्योंकि इस पे ये निर्भर करती है, और पूछा है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट शब्दावली में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके पहले भी फुल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, और हमेशा क्वेश्चन उनके फुल फॉर्म से बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जाने की प्रबल संभावना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो ये HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखिए HTTP का अर्थ तो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या कर रहा है? ये वो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उस पर डेटा संचरण करता है। डेटा का जो कम्युनिकेशन है, जैसे एक यूजर है और एक सर्वर है, तो यूजर और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेटर का काम करता है, वो कम्युनिकेटर का काम कौन कर रहा है? HTTP, हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसका कार्य पूछ लिया तो कार्य बता दीजिएगा कि कम्युनिकेटर है। अब इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, और हार्डवेयर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं, प्रिंटर देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, स्पीकर, इसमें से जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, और ये सारी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इसको भी आउटपुट डिवाइस, जैसे आप अगर ऐसे लिखते हैं IP, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, और ऐसे लिख देंगे तो ये आउटपुट डिवाइस होगा। अब इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो डेटा को जो निर्देश या डेटा को कंप्यूटर के प्रोसेसर को पहुंचाती हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई, वो डेटा को लेती हैं। तो लेने का काम किससे होगा?
देने का, ये हो जाएगा कम कीबोर्ड से। अब स्पीकर में क्या हो रहा है, वो हमें आउटपुट दे रहा है। हमने जैसे हमने कंप्यूटर में ये टाइप किया कि हमें कोई गाना सुनना है, तो जो गाना है वो सुनाई कहाँ देता है, स्पीकर पे सुनाई देता है। तो जो आप टाइप करके निर्देश दे रहे हैं वो आपका इनपुट हो गया, तो वो कब आप कीबोर्ड से देते हैं, पर आप सुनते कहाँ से हैं, स्पीकर से, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई। फिर प्रिंटर, आपने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिया कि इस पीडीएफ को प्रिंट करिए, तो जो प्रिंट है, प्रिंट फॉर्म में जो पेपर निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई। ऐसे ही मॉनिटर है, आप जब भी कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड पे तो वो आपके स्क्रीन पे विजिबल होता है, जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर की होती है, वो मॉनिटर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस होता है। ये नहीं कि हार्डवेयर पूछा है तो उसमें अगर डिवाइस पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। उत्तर प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ये जो ई होता है ये इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब हम इसको कुछ डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कुछ डिजिटलीकरण कर रहे हैं। तो वो क्या हो सकता है कि नागरिक केंद्रित सेवाएं जो हैं उनको कंप्यूटरीकृत करना और ऑनलाइन करना। जैसे कि मान लीजिए हमको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, या निवास प्रमाण पत्र बनाना है, तो ये सब ऑनलाइन सुविधा से बन जाए और ऑनलाइन ही ये सब मौजूद हो, जिससे कि हमें पेपरलेस काम हो जाए और कहीं पर भी आपको वो डेटा अवेलेबल हो जाए। इस वजह से हम ये चीज कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं। अब इसके बाद आते हैं, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007। अब इसमें पूछा है कि एमएस एक्सेल 2007 और उसके बाद 2007 से और उसके बाद से जो संस्करणों में स्प्रेडशीट फाइल है, स्प्रेडशीट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन बनाना है आपको स्प्रेडशीट का एमएस एक्सेल में, पर 2007 और उसके बाद वाले ईयर्स का, तो उसका हो जाएगा .xlsx, ठीक है। और 2007 के पहले पूछेगा तो ये हो जाएगा, ये 2007 से पहले है और ये उसके बाद, ठीक है। तो आपको ये वाला आंसर बताना है। आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर यहाँ पे है सी, क्योंकि आपको 2007 और उसके बाद जो यूज हो रहा है एमएस एक्सेल में तो वो बताना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक ये पाई ग्राफ है या चार्ट जो दिया गया है, जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं परसेंटेज के फॉर्म में, और यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे पढ़ना है, और इसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले आप इसमें इंफॉर्मेशन को समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है। पहली इंफॉर्मेशन है कि 2008 में 5 हेल्थ क्लबों के पुरुष सदस्यों का वितरण। अब यहाँ पे देखिए 2008 में 5 हेल्थ क्लब हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें पुरुष सदस्य जो हैं उनका विवरण दिया गया, और टोटल सदस्य कितने हैं, देखिए टोटल कितने हैं, 2400, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये टोटल को यहाँ पे अलग अलग क्लब हैं तो अलग अलग परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है। जो ए है, ये ए है आपका, आप इसको ए रेड कलर से है, और फिर बी जो है वो यहाँ पर है, सी ए है, डी ए है, और ये ई है आपका, ये ई है, यहाँ पे डी दिखेगा आपको, ये आपका सी है, ये बी है, और ये वाला ए है, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्लब सी में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। अब हमें बताना है कि क्लब सी में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं।
तो क्लब सी में देखिए, तो यहाँ पे क्लब सी कौन सा है, सी है ऑरेंज वाला, ये आपका। तो सी में कितने लोग, कितने परसेंट लोग हैं, 33%। और ये 33% कितने का हो जाएगा, 2400 का। तो हमें बताना है कुल कितने हैं, तो 2400, इसको आप 33 से गुणा करिए, ये आपका हो जाएगा 24 गुणे 33। अब इसको आप यहाँ पे गुणा करिए, 33, 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, ये आ गया 2 2 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये आ गया 2, 6 3 9, 6 1 7। इसका आंसर हो जाएगा आपका 792। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 792। ठीक है, ये 792, इसका आंसर ए है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्लब डी और क्लब ई में कुल सदस्य मिलाकर कितने हैं। हमें क्लब डी और क्लब ई के सदस्यों को बताना है कि ये टोटल कितने हैं कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लब डी के सदस्य और क्लब ई के सदस्य, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने हुए। तो डी, आपका जो डी है वो ये है, और क्लब ई यहाँ पर है, इसके कुल सदस्य कितने हुए, तो ये कितना हो जाएगा 12% और 10%, ये कितना हो गया 22%। अब 22% कितना हुआ 2400 का, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। अब इसको कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 24, ये 22, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 8, 8 4 12, 2 4 1 5, 528। ये आपका आंसर हो जाएगा डी, 528। ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्लब बी में क्लब ए की तुलना में कितने अधिक सदस्य हैं। क्लब बी में क्लब ए की तुलना में, किससे तुलना करनी है, क्लब बी की क्लब ए से, और बताना है कि कितने अधिक सदस्य हैं। तो अधिक निकालने के लिए हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा क्लब बी में, तो क्लब बी की अगर बात करें तो ये है, और क्लब ए की बात करें तो ये ए है। ठीक, तो इसका मतलब कि 5% का अंतर है, 20% ए में है और 25% बी में है, बी और ए का अंतर। तो 5%, अगर आप 2400 का 5% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 से लगा 1, 5 दूनी 10, 2 12, 120। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और इसका एक और मेथड है, इसमें आप ये चीज सोच सकते हैं कि पहले हम 20% निकालें, फिर हमें वैल्यू पता चले, फिर 25% निकालें, फिर वैल्यू पता चले, फिर जो आए उसको माइनस करें। तो उससे अच्छा है आप सीधे परसेंट को माइनस करिए, और जो परसेंट आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो हमें अंतर कितने का दिख गया, 5% का। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लब सी के सदस्यों की संख्या क्लब डी और ई के संयुक्त सदस्यों से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब क्लब सी और क्लब डी और डी और ई को संयुक्त रूप से देखना है, और ये पूछ रहा है क्लब सी के सदस्यों की संख्या क्लब डी और ई के सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज वृद्धि बतानी है हमें इन दोनों की, सी से कंपेयर करके। अब सी में देखिए कितना है, अगर आप सी की बात करेंगे तो ये आपका सी है, ठीक है, 33%। और अगर हम डी और ई को साथ में लिखें तो हमारा डी और ई कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, डी है ये आपका 12% और ई है 10%, ये आपका 22% हो गया। ठीक है, और प्रतिशत में कितने अधिक है, और इसके बाद ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप इसको निकालिए, ये आ जाएगा 2400 गुणे 22/100। ठीक है, ये आप पीछे निकाल चुके हैं, ये आपका आया था 528, ये आया था। और ये चीज है, देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा कि एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है, इसलिए जहां पर भी रफ में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए वहां पर
साफ सुथरा करिए ताकि आपको बार बार वो कैलकुलेशन रिपीट ना करनी पड़े, इससे आपका टाइम बचेगा। फिर आप देखिए सी में, उसमें 33% थी, तो 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो, ये भी हमने निकाली थी, ये हमने सबसे पहले निकाली थी, ये थी 792। ठीक, ये आ गया आपका 792। अब इन दोनों का अंतर निकालना है और प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 792, इसको आप 528 इसमें से घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गई 4, यहाँ पे 8 में से 2 गई 6, और यहाँ पर 7 में से 5 गई 2, 262। अब ये पूछ रहा है कि 262, ये वैल्यू आपको बतानी है। 262 जो है, एक मिनट, हाँ 262 जो है वो आपका किसके कंपैरिजन में, 500 डी और ई के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत अधिक रहा, कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा आगे, अब अगर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 262, और एक वैल्यू आपको पीछे से कौन सी लेनी है, वो लेनी है 528, डी और ई के कंपैरिजन में 528, और इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको कट करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर ये 50 हो गया। फिर 2 से कट करिए इसको, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 25। फिर 2 से 2 तो ठीक है, ये दुन्ना, देखिए 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 25 गुणे 2, और ये आपका हो गया 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आंसर हो जाएगा कि 50% की वृद्धि हुई अगर क्लब सी और डी और ई के संयुक्त डेटा को कंपेयर करेंगे सदस्यों की संख्या को, तो ये चीज हो गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 3 डेटा है, इसमें आपको मल्टीपल स्टेप्स करने हैं, पहले डिफरेंस निकालना है, फिर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और ये डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। यदि क्लब ई के 10% सदस्य क्लब ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं, ई के 10% सदस्य ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं, मतलब ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो क्लब ए की नई सदस्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि क्लब ई में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को अगर आप उसमें से 10% लोगों को आप भेज दीजिए क्लब ए में, तो अब क्लब ए के टोटल सदस्यों की नए की संख्या कितनी हो गई, नए, तो नए जो जुड़ गए उसके बाद कितनी हो गई। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्लब ई में कितने सदस्य हैं, ये निकालिए, ये आपका ई है, तो पहले आपने देखा कि 2400 का 10% जो है वो क्लब ई है, तो इसको हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया 240। तो इसका मतलब कितना हुआ कि क्लब ई में टोटल कितने सदस्य हैं, 240। अब 240 का 10% ए को दिया जा रहा है, तो कितना दिया जा रहा है, 24 सदस्य जो हैं ई से ट्रांसफर होके ए में जाएंगे, तो ए में कितने सदस्य हैं, अब ए में आप देखिए 20 हैं, 20% हैं, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 24, अब ए की बात करिए, तो ए में अगर आप देखें तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 20% ना, तो ये आपके हो गए 20%। इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 480 सदस्य ऐसे हैं, 480 सदस्य ए में बिलोंग करते हैं। अब हमें ई का 10%, ये जो 24 हैं ये ए को ट्रांसफर करना है, तो ए की जो नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 480, और इसमें आप 24 जोड़िए, 4, 8, 2, 10 के 0, 4, 1, 5, 504। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ये कह रहा था कि ए के जितने भी सदस्य हैं उसमें से 10% आप ई के वो ए को दे दीजिए, तो हमने ए के सदस्य निकाले जो कि 480 थे, इसमें हमने ई के 24 सदस्य
जो 10% होते हैं वो उसमें जोड़ दिए तो 504। ये हो गया आपका आंसर। तो आज आपकी प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगे ये आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।